नमस्ते, मेरा नाम है दीक्षा ठाकुर और आप मुझे देख रहे हैं श्री विश्वनाथ IAS एकेडमी सोलन से। पटवारी को लेकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है उसी सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, कुल्लू दशहरा 7 दिनों तक चलता है और इस उत्सव में 300 से ज़्यादा देवी देवता जुलूस में भाग लेते हैं। तो सही बात है, कुल्लू का जो हमारा दशहरा होता है वो इंटरनेशनल लेवल का हमारा फेस्टिवल है और ये हमारा 7 दिनों तक ही चलता है और उसमें 300 से ज़्यादा देवी देवता हमारे भाग लेते हैं। कुल्लू दशहरा जो है वो बाकी जगह जब कुल्लू दशहरा मनाया जाता है उसके बाद से जो है वो शुरू होता है और 7 दिनों तक चलता है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, कुल्लू दशहरा की शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई थी जब राजा जगत सिंह ने रघुनाथ की मूर्ति को शासक देवता के रूप में स्थापित किया था। सही बात है, कुल्लू का दशहरा जो है वो हमारा 17वीं सेंचुरी में ही शुरू हुआ था और ये हमारा कुल्लू का दशहरा जो है वो कहाँ पर लगता है, वो ढालपुर जो ग्राउंड है कुल्लू का वहाँ पर जो है वो लगता है। और इसमें जो रघुनाथ जी हैं उनकी रथ यात्रा भी निकाली जाती है। तो भगवान रघुनाथ जी जो है वो शासक देवता माने जाते हैं कुल्लू के। इसके लिए जो राजा जगत सिंह ने जब रघुनाथ की मूर्ति यानी कि अयोध्या से लेकर आए थे, ये जगत सिंह जी नहीं, दामोदर इनके ही जो राज्य होता था उसमें एक पर्सन थे दामोदर, उन्होंने ही रघुनाथ की मूर्ति को अयोध्या से लाया था और 1651 में जो है वो लेकर आए थे अयोध्या से रघुनाथ जी की मूर्ति को। और जब रघुनाथ जी की मूर्ति को राजा जगत सिंह के मतलब टेन्योर में कुल्लू में स्थापित किया गया, तो उसी के बाद से हमारे जो कुल्लू का दशहरा है वो मनाया जाता है। तो सही बात है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हो गए हमारे, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। तो बोथ A and B आर ट्रू जो है वो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। कुल्लू की अगर हम बात करें, कुल्लू में जो है वो कुल्लू दशहरे के अलावा ही हमारा हिडिंबा देवी टेम्पल भी पड़ता है जो हमारा मनाली में पड़ता है। वहाँ पर भी कौन सा मेला लगता है, डोंगरी मेला हमारा कहाँ पर, हिडिंबा देवी टेम्पल में, यानी कि हिडिंबा देवी के नाम पर ही हमारा डोंगरी मेला भी जो है वो मनाया जाता है कुल्लू में। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 है, द मिंजर मेला इज एसोसिएटेड विद द मेज हार्वेस्ट एंड involves rituals to ensure agriculture prosperity। मिंजर मेला मक्के की फसल से जुड़ा है और इसमें कृषि समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अनुष्ठान शामिल हैं। तो मिंजर मेला हमारा इसके लिए ही फेमस है, मक्के की फसल के लिए ही, मतलब ये फसल से रिलेटेड है। मिंजर मेला सबसे पहले तो कहाँ पर लगता है, चंबा में लगता है और ये हमारा चंबा के चौगान जो मैदान है हमारा चंबा का वहाँ पर लगता है। ये भी इंटरनेशनल लेवल का ही फेस्टिवल है और इसमें मक्की का सिट्टा जो है वो, मतलब मक्की की ही फसल मान सकते हो आप, मक्की का सिट्टा जो है वो रावी नदी में बहाने की परंपरा है इसमें। तो सही बात है पहला। तो दूसरा है, यह चंबा में आयोजित होता है, अभी बताया मैंने कि चंबा में होता है और राज्य सरकार द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया है। तो सही बात है, इसको इंटरनेशनल जो है वो हमारा स्टेटस मिला है, इंटरनेशनल लेवल का हमारा ये फेस्टिवल है। और चंबा जो मेला है हमारा, उस मेले में क्या होता है, जो साहिल वर्मन का टेम्पल है वहाँ पर भी पूजा होती है, वहाँ से जो है वो और इसमें मतलब वहाँ साहिल जो वर्मन है टेम्पल है उनका, वहाँ से भी जो है वो पूजा होती है। और वैसे इसमें पूजा जाता है वरुण देव की भी इसमें हमारे पूजा की जाती है। किसमें, जो ये मिंजर फेस्टिवल होता है हमारा चंबा का। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसकी भी कैसी हो गई, बोथ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो गई चंबा मिंजर मेले के बारे में। चंबा का हमारा मिंजर फेयर है, इंटरनेशनल लेवल का फेस्टिवल होता है, चंबा के चौगान जो मैदान है वहाँ पर लगता है। हाँ, ये लगता कब है, ये लगता है हमारा 2nd संडे ऑफ सावन मंथ, जो हमारा सावन मंथ का दूसरा संडे आता है, उसी के दिन हमारा शुरू होता है मिंजर मेला। तो आप इसके बारे में ये भी याद रख सकते हो। ऑप्शन ए इसका हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी शिवरात्रि फेयर इज एन एनुअल फेयर दैट लास्ट 7 days एंड इंक्लूड्स गैदरिंग ऑफ अबाउट 200 deities। मंडी शिवरात्रि मेला एक वार्षिक मेला है जो 7 दिनों तक चलता है। इसमें लगभग 200 देवी देवताओं का समागम होता है। तो सही बात है, मंडी की शिवरात्रि जो है वो ये भी इंटरनेशनल लेवल का फेस्टिवल है। ये हमारा 7 दिनों तक चलता है और साल में एक बार जो है वो मनाया जाता है, और इसमें लगभग जो है वो आपके 200 देवी देवता जो है वो भाग लेते हैं। तो स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है, द मंडी शिवरात्रि फेयर इज हेल्ड इन द मंथ ऑफ फाल्गुना, फरवरी और मार्च एज पर द हिंदू कैलेंडर। मंडी शिवरात्रि मेला हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन यानी कि फरवरी और मार्च के महीने में आयोजित किया जाता है। तो सभी को पता है कि मंडी की शिवरात्रि और वैसे भी शिवरात्रि हमारी फरवरी और मार्च के मंथ में ही जो है वो आती है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाता है। मंडी अगर टाउन की बात करें तो उसकी स्थापना किसने की थी? अजबर सेन ने की थी, और अजबर सेन को ही बोला जाता है कि उन्होंने ही मंडी शिवरात्रि को भी शुरू किया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे इसमें करेक्ट हैं। बोथ ए एंड बी आर जो है वो इसमें करेक्ट आंसर इसका हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, द लवी फेयर इन रामपुर बुशहर originated due to the trade treaty between बुशहर and तिब्बत in the late 17th century। रामपुर बुशहर में लवी मेले की शुरुआत 17वीं शताब्दी के अंत में बुशहर और तिब्बत के बीच एक व्यापारिक संधि के कारण हुई थी। तो सही बात है, जो हमारा लवी फेयर होता है वो रामपुर बुशहर यानी कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत हमारी कब हुई थी? जब रामपुर बुशहर के राजा कौन थे? केहरी सिंह, और तिब्बत के राजा के बीच जो है वो एक संधि हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था, ये हमारा जो लवी मेला है वो स्टार्ट हुआ था, और ये एक ट्रेड मेला होता था पहले। अभी जो है वो ये ट्रेड फेयर है लेकिन कम्प्लीटली नहीं है। पहले जो है ये व्यापारी मेला हुआ करता था, जब जहाँ से जो हमारा हिमाचल है और तिब्बत है उनके बीच जो है वो व्यापार हमारा होता था। तो उस टाइम पे रामपुर शहर के राजा थे केहरी सिंह और तिब्बत के राजा के बीच ये संधि हुई थी, जिसके बाद ये हमारा मेला स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इस मेले का अगर आप एक चीज़ देखो तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का जो है वो ट्रेड हुआ करता था, जिसमें आप ले सकते हो ये जो घोड़ा जिसको आप बोलते हैं, उनका भी जो है वो अच्छी नस्ल के घोड़े भी आपके, उनका ट्रेड जो है वो हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है इसका वो करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड स्टेटमेंट है, यह मुख्यतः एक व्यापारिक वाणिज्यिक मेला है, लेकिन इसमें सांस्कृतिक रात्रि कार्यक्रम भी शामिल होते हैं और यह हिमाचल प्रदेश के बाहर से व्यवसायों को आकर्षित करता है। तो सही बात है, अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बता चुकी हूँ कि ये एक व्यापारिक यानी कि ट्रेड फेयर है, लेकिन इसमें जो कल्चरल नाइट्स जो कार्यक्रम होते हैं वो भी हमारे शामिल होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं जो हिमाचल के बाहर के ट्रेडर्स हैं उनको। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है, बोथ आर हमारा ट्रू हो जाएगा। अगर हम रामपुर बुशहर की बात करते हैं तो रामपुर रियासत है, उस बुशहर रियासत, उसके फाउंडर कौन थे? हमारे प्रद्युम्न जो थे वो थे, और वो कृष्ण के वंशज जो है वो माने जाते थे, जिन्होंने फाउंड किया था हमारा बुशहर रियासत को। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेणुका फेयर इज एसोसिएटेड विद द लेजेंड ऑफ लॉर्ड परशुराम एंड हिज मदर रेणुका जी एंड इज सेलिब्रेटेड इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। रेणुका मेला भगवान परशुराम और उनकी माता रेणुका जी की कथा से जुड़ा है और यह सिरमौर जिले में मनाया जाता है। सही बात है, रेणुका मेला हमारा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ही है, और लॉर्ड परशुराम और माता रेणुका के जो रिलेटेड है उन मतलब माता रेणुका और लॉर्ड परशुराम जी से ही ये रिलेटेड है। अगर इसकी हम डेट देखें तो कब मनाया जाता है? दिवाली के 10 दिन बाद जो है वो हमारा मनाया जाता है। ये रेणुका मेला जो लगता है वो दिवाली के 10 दिन बाद जो है वो लगता है, और
हाँ, इतना ही याद रखो कि दिवाली के 10 दिन बाद ये हमारा लगता है, मतलब आप लगा लो अक्टूबर नवंबर में ये मेला लगता है। स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारा क्या है, रेणुका झील में भगवान परशुराम की मूर्ति का विसर्जन इस मेले की समापन परंपरा है। तो सही बात है, रेणुका झील में भगवान परशुराम की मूर्ति का विसर्जन होता है और वहाँ पर भगवान जो परशुराम है उनकी यात्रा भी जो है वो निकाली जाती है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी कैसा हो गया, करेक्ट जो है वो हो गया। रेणुका झील के बारे में अगर हम कुछ चीज़ें देखें, रेणुका झील जो है वो हमारी कैसी नेचुरल लेक है, और अगर उस लेक की हम बात करें तो 2.5 किलोमीटर उसकी जो है वो लेंथ पड़ती है रेणुका झील की। रेणुका हमारा क्या कैसा है, वेटलैंड है, यानी कि जो रामसर साइट भी है हमारा क्या, ये रेणुका झील हमारी रामसर साइट है, और 2005 में ये हमारी रामसर साइट जो है वो बनी थी रेणुका जी। 2005 में ही हमारी जो दूसरी हिमाचल की रामसर साइट थी चंद्रताल, वो भी 2005 में ही बनी थी। और 2002 में हमारा कौन सा बना था, जो पौंग डैम है हमारा, उसको जो है वो रामसर साइट बनाया गया था। मतलब हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर साइट है, जिसमें से रेणुका भी एक है, और रेणुका भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है, जो कि रामसर साइट कब बनी थी, 2005 में बनी थी। 2005 में ही चंद्रताल झील जो है वो उसको भी रामसर साइट बनाया गया था। 2002 में हमारा पौंग डैम को भी क्या बनाया गया था, रामसर साइट बनाया गया था। पौंग डैम हमारा कहाँ पड़ता है, कांगड़ा में पड़ता है, ब्यास नदी के ऊपर है, और ये हमारा पौंग डैम 42 किलोमीटर का मतलब इसकी लेंथ है। और ये हमारा जो प्रवासी पक्षी होते हैं उनके लिए भी फेमस है हमारा कौन सा, पौंग डैम में फ़िश प्रोडक्शन भी होता है, काफ़ी फेमस है यहाँ का फ़िश प्रोडक्शन भी। तो ये पौंग डैम के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे, बोथ स्टेटमेंट जो है वो आर करेक्ट इसमें हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका हमारा सही आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, फुलेइच उत्सव किन्नौर जिले में मनाया जाता है और इसे फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। सही बात है, फुलेइच जो उत्सव है वो हमारा इम्पॉर्टेंट है, और कहाँ पर मनाया जाता है, ये फूलों का त्यौहार भी है और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही इसको मनाया जाता है। उसके बाद है, फुलेइच में योद्धाओं को याद किया जाता है और पूर्वजों की वीरता को सम्मान देने के लिए नकली युद्ध भी किए जाते हैं। तो सही बात है, फुलेइच में जो योद्धा हैं उनको याद किया जाता है और पूर्वजों की वीरता को सम्मान देने के लिए नकली युद्ध भी किए जाते हैं। किन्नौर का फेस्टिवल है फुलेइच, जिसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बोथ स्टेटमेंट इसमें कैसी हो जाएगी, करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो इसमें हो जाएगी। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 है, बिलासपुर में नलवाड़ी मेला पशुओं विशेष रूप से सांडों की खरीद फरोख्त और प्रदर्शनी से जुड़ा हुआ है। ये सही बात है, मतलब जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अनुसार जो है वो, लेकिन यहाँ पे आप बोल सकते हो जो अच्छी नस्ल के बैलों की जोड़ी होती थी वो, उसके लिए, उसकी खरीद फरोख्त के लिए हमारा नलवाड़ी मेला मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश का पशु मेला भी इसको बोलते हैं, और हाँ, पशु मेला भी इसको बोला जाता है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारा लगता है, सही बात है। यह मेला 19वीं सदी में राजा विजयचंद के शासनकाल में शुरू हुआ था। तो दिस फेयर वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग द राजा विजयचंद इन 19th सेंचुरी। तो सही बात है, ये विजयचंद ने शुरू किया था, 19th सेंचुरी में ही शुरू किया था। तो बोथ स्टेटमेंट हमारे कैसे हो जाएंगे, ट्रू जो है वो इसके हो जाएंगे। नलवाड़ी मेला बिलासपुर में लगता है और पशुओं की खरीद फरोख्त के लिए हमारा फेमस है नलवाड़ी फेयर। नेक्स्ट है, कुल्लू दशहरा तब शुरू होता है जब भारत के बाकी हिस्सों में दशहरा समाप्त हो चुका होता है। सही बात है, मैंने आपको बताया कि जब दूसरे बाकी इंडिया में, बाकी देशों, बाकी स्टेट्स में हमारा जो कुल्लू दशहरा है वो ख़त्म होता है, उसके बाद कुल्लू में दशहरा हमारा शुरू होता है। और कुल्लू का दशहरा इंटरनेशनल लेवल का फेस्टिवल है। इट इज़ द फेस्टिवल वेयर ओनली डिटीज रघुनाथ जी इज़ कैरिड इन द प्रोसेशन। यह त्यौहार केवल एक देवता रघुनाथ जी की शोभा यात्रा तक सीमित होता है नहीं। अभी भी हम इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन देख चुके हैं कि जो देवता रघुनाथ जी हैं हमारे, वो तो हैं ही हैं मेन, लेकिन उसके साथ 300 से ज़्यादा जो देवी देवता हैं वो भी भाग लेते हैं। और कुल्लू
की जो कुल देवी मानी जाती है देवी हिडिंबा, उनका वो भी इस मेले में जो है वो शामिल होती हैं। तो केवल रघुनाथ जी नहीं शामिल होते, उनके साथ और भी देवी देवता हमारे शामिल होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारा करेक्ट है। तो ओनली ए इज़ ट्रू और बी हमारा कैसा हो जाएगा, फॉल्स जो है वो इसमें हो जाएगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हालदा उत्सव लाहौल स्पीति में बौद्ध समुदाय द्वारा लाहौल स्पीति में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। सही बात है, हालदा उत्सव बौद्ध जो कम्युनिटी है वो मनाती है लाहौल एंड स्पीति में, और कहीं कहीं किन्नौर में भी जो है वो इसको मनाते हैं। और जो बौद्ध कम्युनिटी है उनका नया साल इसको बोलते हैं हालदा उत्सव को। हालदा उत्सव मेनली आपका जनवरी या फिर फरवरी में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, इस त्यौहार की सामूहिक बात है सामूहिक रूप से देवदार की लकड़ी की मशालें जलाना। तो सही बात है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू जो है वो सही, ये दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। इसमें क्या करते हैं कि जो देवदार है उनकी लकड़ियों को लाया जाता है और उनको जलाया जाता है रात को। तो उसमें मतलब हालदा फेस्टिवल में ये रिचुअल होता है कि देवदार की लकड़ियों को जलाना और मशाल के रूप में उसका यूज़ करना। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट 1 है, सोलन में शूलिनी मेला शूलिनी देवी के सम्मान में मनाया जाता है जो शहर की अधिष्ठात्री देवी हैं। सही बात है, सोलन में ही लगता है हमारा शूलिनी फेयर। ये शूलिनी मेला कब लगता है? ये हमारा जून में लगता है, जून में लगता है। और जो हमारी शूलिनी देवी है, जिनको जो सोलन शहर की अधिष्ठात्री देवी हैं, उन्हीं के सम्मान में ये मेला लगता है, जून में लगता है। तो सही स्टेटमेंट है पहले वाला। दूसरा है, यह 3 दिवसीय रथ यात्रा के रूप में मनाया जाता है और क्षेत्र का सबसे प्राचीन मेला है। सॉरी, ये जो है वो 3 दिवसीय रथ यात्रा के रूप में मनाया जाता है। सही बात है, 3 दिवसीय यानी कि 3 दिन का मेला लगता है और क्षेत्र का सबसे प्राचीन मेला है। सही बात है, सबसे पुराना मेला भी इस एरिया का यही आता है। तो बोथ स्टेटमेंट हमारी कैसी हो जाएंगी? ट्रू जो है वो हो जाएगी। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्राइमरी सेक्टर। इकोनॉमी के क्वेश्चन है इसके आगे, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर के बारे में आपको चीज़ें बतानी है, प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। इसमें कृषि, मछली पकड़ना, खनन जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। इसमें जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें एग्रीकल्चर, फिशरीज़ और हमारा माइनिंग जैसी एक्टिविटीज़ जो है वो शामिल होती हैं। सही बात है, प्राइमरी सेक्टर में यही सारी चीज़ें हमारी आती है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। नो, इसे सर्विस सेक्टर नहीं बोलते। सर्विस सेक्टर बोलते हैं हमारे टर्शरी सेक्टर को। जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है उसको नहीं बोलते हैं। उसमें शामिल है हमारा एग्रीकल्चर, फिशरीज़ और हमारा माइनिंग। ये सब चीज़ें आती है प्राइमरी सेक्टर में। सेवा क्षेत्र बोला जाता है, सर्विस सेक्टर बोला जाता है, टर्शरी सेक्टर को जो हमारा तृतीय क्षेत्र होता है उसको बोला जाता है। तो सेकंड रॉन्ग है और फर्स्ट हमारा सही है। तो केवल एक इसका हमारा कैसा हो जाएगा? ओनली 1 इसका हमारा सही आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है हमारी। द्वितीय क्षेत्र कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलता है। द सेकेंडरी सेक्टर ट्रांसफॉर्म्स रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। सही बात है। देखो, जो हमारी इकोनॉमी होती है उसमें 3 सेक्टर होते हैं। पहले वाला प्राइमरी सेक्टर जिसमें हमारा एग्रीकल्चर यानी कि नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें आती है। सेकेंडरी सेक्टर जिसमें हम जो है वो इंडस्ट्रीज़ आती है हमारी, और इंडस्ट्रीज़ को ही बोल रहा है ये कि सेकेंडरी सेक्टर ट्रांसफॉर्म्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। तो हमारा वो जो फैक्ट्रीज़ है हमारी, जो इंडस्ट्रीज़ है वही करती हैं। तो ये बोल रहा है सेकेंडरी सेक्टर में आता है, तो यस, सेकेंडरी सेक्टर में वही चीज़ें आती हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कम्स अंडर द टर्शरी सेक्टर। जो निर्माण और कंस्ट्रक्शन होते हैं वो सेवा क्षेत्र यानी कि थर्ड जो हमारा टर्शरी सेक्टर है उसके अंतर्गत आते हैं। तो नहीं, मैंने आपको भी बताया, कंस्ट्रक्शन और हमारा मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा? इंडस्ट्री करेंगी, कारखाने करेंगे। तो वो किस में आता है? वो हमारा सेकंड वाले यानी कि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उसमें आता है। जो हमारा टर्शरी सेक्टर है उसमें नहीं आता। तो ऑप्शन
वन जो है वो हमारा ओनली वन इसमें कैसा हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द टर्शरी सेक्टर। तीसरे सेक्टर के बारे में आपको बताना है। इट डज नॉट प्रोड्यूस गुड्स बट सपोर्ट्स देयर सेक्टर। तो सही बात है, यह वस्तुएं पैदा नहीं करता बल्कि अन्य क्षेत्रों का समर्थन करता है। तो ये सही बात है, पहला स्टेटमेंट। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग आर एग्जाम्पल। सही बात है, दोनों ही स्टेटमेंट इसमें कैसे हो जाएंगे, हमारे करेक्ट हो जाएंगे। देखो जो हमारा इकोनॉमी होता है उसमें 3 सेक्टर होते हैं और 3 में से भी हमारे तीसरे सेक्टर की बात बोल रहा है। तीसरा सेक्टर उसको टर्शरी सेक्टर बोलते हैं, उसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो हमारा जो चीज़ें हैं वो सर्विस सेक्टर की ही बात कर रहा है। तो जैसे हमारा देखो ट्रांसपोर्टेशन बोला इसने, ट्रांसपोर्ट, चाहे आप सड़क वाला ट्रांसपोर्ट ले लो, चाहे आप एयर ट्रांसपोर्ट ले लो, चाहे आप वाटर ट्रांसपोर्ट ले लो, क्या है, एक सेवा है, एक सर्विस है। सर्विस है तो हमारा थर्ड सेक्टर में जो है वो आएगा। कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग, बैंकिंग जो है वो हमारा बैंक एक प्रकार की सर्विस है, सेवा है। और जो सर्विस वाली चीज़ें होती हैं वो सर्विस सेक्टर में ही आती हैं। और सर्विस सेक्टर हमारा टर्शरी सेक्टर होता है, तृतीय क्षेत्र होता है। सही बात है, तो ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग sectors has the highest share in GDP but employs fewer people in India। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में जीडीपी में तो सबसे अधिक योगदान देता है लेकिन उसमें सबसे कम लोगों को कम लोगों को जो है वो हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो देता है। जीडीपी में तो उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट वो सबसे कम को देता है। प्राइमरी सेक्टर तो नहीं, सबसे ज़्यादा जो अभी लोग हैं हमारे जो काम कर रहे हैं वो प्राइमरी सेक्टर में ही कर रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर में भी सबसे ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा हमारा टर्शरी सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र ही सबसे ज़्यादा हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देता है लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम को देता है। सर्विस आपने देखा होगा अभी जो है वो हमारी जो नौकरियाँ हैं वो कितनी कम हो गई हैं, लेकिन जो सर्विस सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सबसे ज़्यादा है लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है वो सबसे कम लोगों को देता है। तो सी हमारा इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सरकार के स्वामित्व और संचालन में होते हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो सही बात है, जो हमारा पब्लिक सेक्टर उसी को बोलते हैं। पब्लिक सेक्टर वही होता है जो हमारा जो ओन्ड एंड ऑपरेट कर गवर्नमेंट के द्वारा जो वो किया जाता है। तो सही बात है पहले वाला। सेकंड स्टेटमेंट है, द मेन एम ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू अर्न प्रॉफिट। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, नहीं, दूसरे वाला गलत है। इनका मेन उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, इनका मेन उद्देश्य जो है वो प्रॉफिट नहीं सर्विसेज प्रदान करना होता है, वेलफेयर करना होता है, सेवा करना होता है। जो हमारे ये पब्लिक सेक्टर की चीज़ें होती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वो तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का पार्ट होता है। तो सेकंड हमारा रॉन्ग हो गया और फर्स्ट हमारा करेक्ट हो गया। तो कहाँ पर दिया है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, ये हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका हमारा कैसे हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है संगठित क्षेत्र यानी कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नौकरी की सुरक्षा और निश्चित कार्य समय प्रदान करता है, प्रोवाइड्स जॉब सिक्योरिटी एंड फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। देखो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वही होता है जहाँ पर आपके काम करने के आवर्स फिक्स होते हैं, आपको एक सैलरी पर्टिकुलर सैलरी जो है वो दी जाती है, तो उसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज मतलब सब कुछ ऑर्गेनाइज है, सब कुछ फिक्स है, आपकी छुट्टियाँ फिक्स है, आपकी सैलरी फिक्स है, इस हिसाब से, तो उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो सही बात है, पहला स्टेटमेंट तो सही बोल रहा है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंक्लूड्स स्मॉल स्केल एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। असंगठित क्षेत्र लघु स्तरीय और मौसमी रोजगार शामिल होता है। तो सही बात है, जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो छोटे लेवल पर जो है वो देखा जाता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, उसमें आपकी पेंशन, आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है, सब जो है वो आपको मतलब बताया जाता है, ऑलरेडी फिक्स होता है। लेकिन जो छोटे लेवल के होते हैं उसमें आपको बहुत सारे चीज़ें मतलब क्लियर ही नहीं होती हैं, तो उसी को बोलते हैं हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो सही है, इसमें दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो गए। तो बोथ 1 and 2 जो है वो इसमें करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग जीडीपी। जीडीपी के बारे में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी, क्या बताना है इसमें, हाँ कौन सी जो है वो सत्य है, सही है, इनमें से कौन सी। जीडीपी मेजर्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन 1 ईयर। तो सही बात है, जीडीपी की डेफिनेशन यही होती है। जीडीपी क्या होता है कि एक देश की बाउंड्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है लास्ट ईयर में, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है एक देश की बाउंड्री के अंदर, उसी को बोलते हैं जीडीपी। ओनली गुड्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर आर काउंटेड इन जीडीपी। केवल प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुएं जीडीपी में शामिल होती हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट है। जो प्राइमरी सेक्टर में चीज़ें होती हैं, एग्रीकल्चर, हमारा पशुपालन, ये सारी चीज़ें तो इसमें होती है, लेकिन सर्विस सेक्टर, हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है, उनकी चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं जीडीपी में। तो से केवल और केवल ये प्राइमरी सेक्टर नहीं होता, केवल प्राइमरी सेक्टर नहीं होता, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर भी शामिल होते हैं जीडीपी में। तो सेकेंड हमारा रॉन्ग है, फर्स्ट ही हमारा करेक्ट है, तो ओनली ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 है, द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली नीडेड। जो हमारी छिपी बेरोजगारी में ज़रूरत से ज़्यादा लोग कार्य में लगे होते हैं। तो सही बात है, छिपी बेरोजगारी उसी को बोलते हैं कि मान लो ज़रूरत है सिर्फ 2 लोगों की और आप उसमें काम करवा रहे हो 5 लोगों से, और जो हमारा आउटकम निकल रहा है उससे वो 2 लोगों के द्वारा भी उतना ही आउटकम दे रहे हैं, और जो हमारे 5 लोग हैं वो भी उतना ही जो है वो हमारा उनसे आउटपुट जो है वो आ रही है। 2 लोग भी जो लास्ट में आउटपुट आ रही है सेम है, और 5 लोग जो आउटपुट दे रहे हैं वो भी सेम ही है। तो उसी को बोलते हैं हम डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, छिपी बेरोजगारी, उसी को ही बोला जाता है। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन अर्बन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो नहीं, ये हमारा अर्बन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नहीं होता, यह मुख्य रूप से शहरी विनिर्माण, शहरी में नहीं ग्रामीण में, ग्रामीण विनिर्माण में जो है वो ये हमारी ये वाली अनएम्प्लॉयमेंट, ये वाली बेरोजगारी पाई जाती है। तो दूसरा रॉन्ग है, फर्स्ट ही हमारा इसका करेक्ट है। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू। ऑप्शन बी इसका कैसा हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित बताएं कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट जो है वो है। पहला स्टेटमेंट है, द वाइस प्रेसिडेंट इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सही बात है, जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, किसका, राज्यसभा का। एट प्रेजेंट हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन जी हैं। 15th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी बने हैं हमारे सीपी राधाकृष्णन जी। सही स्टेटमेंट है पहले वाला। दूसरा, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। सही बात है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसके इलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्टेटमेंट 2 हमारा करेक्ट हो गया। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, लेकिन कंपल्सरी नहीं है कि उनको राज्यसभा का मेंबर होना पड़ेगा, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। तो थर्ड हमारा रॉन्ग है। ओनली 1 और 2 जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर ही है, आपको ट्रू स्टेटमेंट ही इसमें बतानी है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। पहला है, राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी चुनाव में भाग लेते हैं। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आल्सो पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। मैंने आपको भी बताया कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उसमें लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का उसमें कोई रोल नहीं होता। पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर एलिजिबल टू वोट। नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि सॉरी रॉन्ग स्टेटमेंट है। जो हमारा लोकसभा है और राज्यसभा के जो लोग हैं के इसमें हो रहा है कि मनोनीत सदस्य ही नहीं, मनोनीत यानी कि नॉमिनेट लोग ही नहीं, इलेक्टेड और नॉमिनेट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा हमारा रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है हमारा, द इलेक्शन इज कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के भारत के चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। तो थर्ड इसका कैसा हो जाएगा, हमारा
सही हो जाएगा। ये भी सही होगा, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य मतदान करने के। हाँ, मनोनीत भी होते हैं और इलेक्टेड भी होते हैं। मनोनीत भी होते हैं मतलब नॉमिनेटेड भी होते हैं और इलेक्टेड भी होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। 2 और 3 ओनली इसमें सही हो जाएगा। फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।